सर मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी मोटा है, तो वो पूछ रहा था कि सीमाग्लूटाइड जो एक GLP-1 एगोनिस्ट है। अच्छा सवाल है इनका। प्रश्न है कि आजकल कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं जो क्लेम करती हैं कि 10 से 20%, कुछ दवाएं 22% तक वजन कम करने की बात करती हैं। यदि 100 किलो का व्यक्ति ऐसी दवाओं को खाता है और अगर उसका 20-22% वजन कम हो जाता है तो अर्थात वो 100 किलो का व्यक्ति 78 किलो का हो जाएगा साल भर के अंदर। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? ये दवाएं कैसे काम करती हैं, कौन सी दवाएं होती हैं, कितनी सुरक्षित है, कितनी महंगी है, आइए इस पे कुछ जानने की आज हम कोशिश करते हैं। तो GLP-1 का मतलब हुआ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवाएं होती हैं। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये मिमिक करती हैं, क्या मिमिक करती हैं? नेचुरल हार्मोन GLP-1 हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है इसको मिमिक करती हैं। तो मोटा मोटा समझो बाहर से GLP-1 हार्मोन हमने अपनी बॉडी में लगा लिया। अब ये करेगा क्या? तो GLP-1 हेल्प करता है वेट लॉस में। कैसे? ये एपेटाइट को कम कर देता है, भूख को कम कर देता है। अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो 1 रोटी में आपको लगेगा कि पेट भर गया। ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। पेट में खाना आया, अगर उसको एक X घंटे में बाहर जाना चाहिए तो Y घंटे में जाएगा, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत देर तक रहती है, आपको लगता है भाई अभी खाना ही नहीं है मुझको। और ये क्या करता है कि इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस करता है। पेट में वो फीलिंग रहती है कि मैं अभी इच्छा नहीं कर रही खाने की, पेट भरा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो GLP-1 एगोनिस्ट ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर एंड एपिटाइट। इसके 2 फायदे हैं, पहला है ब्लड शुगर को कम करता है और दूसरा एपिटाइट को कम करता है। और क्या करता है? ये फीलिंग ऑफ सेटाइटी कि खाना खा लिया, अगर हम बढ़िया खाना दावत में खाते हैं, पानी पी लेते हैं तो सेटाइटी की फीलिंग हो जाती है, पेट भर गया जी, अब कुछ नहीं खा पाएंगे। आपको अच्छे से अच्छा पकवान उस समय आदमी ला के रख दे तो आप खाओगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ सेटाइटी आ गई। सब ब्रेन गेम है ना। पेट में भले ही जगह हो पर फीलिंग ऑफ सेटाइटी, ब्रेन कह रहा आप नहीं खा सकते जी, हम नहीं खाएंगे। तो तीसरी चीज क्या है कि GLP-1 पेट की स्लो एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि पेट से आंत में खाना जाने की प्रक्रिया को हमने स्लो कर दिया, लूज मोशन में कर दिया, पॉज एक्टिविटी में कर दिया, जिससे कि हम कम खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, पेट भरा महसूस होता है। GLP-1 जो होता है ये शुगर पेशेंट्स में इंसुलिन को स्टिमुलेट करने का काम करता है और इंसुलिन को रिलीज करता है, जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल होता है। GLP-1 दवा जो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछी, मेडिसिन जो है ये वेट लॉस क्यों कॉज करती है, कौन सी दवा है? तो जिस दवा की ये बात कर रहे हैं उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। बोलिए सीमाग्लूटाइड दवा का नाम है। इस सीमा जी का वजन कम होता है, सीमाग्लूटाइड ऐसे याद रखिए। ये किस नाम से बिकती है? इस दवा का नाम है वीगोवी, प्रोमिनेंट पॉपुलर नाम है जिस नाम से बिक रही है आजकल। हफ्ते में 1 बार लेना होता है। हफ्ते में 1 बार लेने से ये कंपनी क्लेम करती है कि 15 से 20% वजन हमारा धीरे धीरे कम होता है। प्रायः ये उन मरीजों में पहले दिया जाता था जिनको शुगर की बीमारी होती थी, तो आई तो थी शुगर की दवा करके, पर ये देखा गया कि धीरे धीरे जब मरीज ये दवा ले रहे हैं तो 4, 6, 8 महीने में मरीज का वजन कम होने लगा, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो। तो फिर इस पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। अब इसको जो है कई सारी एजेंसीज ने ड्रग फॉर ओबेसिटी की तरीके से, ड्रग फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरीके से भी मान्यता दे दी है। तो ये इंडिकेशन क्या होगा? ऐसा मरीज जो बहुत ओबेस है, ऐसा मरीज जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर है, ऐसा मरीज जिसको साथ में डायबिटीज भी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है, वो उस मरीज पे ये दवा फिट बैठती है। इसकी गोलियां भी आने लगी हैं, तो अगर किसी को इंजेक्शन लगाने से डर लगता है तो सीमाग्लूटाइड की टैबलेट भी आने लगी हैं जो राइबेल्सस के नाम से उपलब्ध है, 3 mg, 7 mg और 14 mg में, जिसको ग्रेजुअली बिल्डअप किया जाता है और दिया जा सकता है। दूसरी दवा जो इससे भी बेहतर है, जो 22.5% कहती है कि वेट हम लूज कर देंगे, उसका नाम है टिर्जेपाटाइड। ये दवा है, ये आती है मोन्जेरो के नाम से। मोन्जेरो ये क्यों डिफरेंट है? ये मिमिक करती है 2 हार्मोन्स को। कौन कौन से? GLP-1 जिसके बारे में हमने बताया और GIP, ये अप टू 22.5% वेट लॉस करती है। अब बात आती है कि GLP-1 आप बता रहे हो, ये GLP-1 होता क्या है, ये GLP-1 काम कैसे करता है? तो GLP-1 ऐसे काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में GLP-1 सीक्रेट होता है, और GLP-1 जब सीक्रेट होता है तो ये पैंक्रियास को सूचना देता है कि भाई पेट भर गया, खाना खा लिया, तुम इंसुलिन बनाना शुरू करो। इंसुलिन हमारी शुगर के लेवल को लो कर देती है और हाइपरग्लाइसीमिया से हमको बचाती है। GLP-1 क्या करता है? GLP-1 ग्लूकागॉन के
रिलीज को कम करता है, और ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है जो शुगर को बढ़ाता है। तो कैसे कम हुआ कि GLP-1 ने ग्लूकागॉन को का रिलीज कम किया, और ग्लूकागॉन का अगर रिलीज कम होगा तो वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो GLP-1 क्या करता है कि ये डिले करता है। क्या चीज डिले करता है? ये खाने को पेट में देर तक रखता है। खाना जब पेट में देर तक रहेगा तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिले कर देगा, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, और मेक्स यू फील फुल। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में खाना अभी है, और ये एपिटाइट रिड्यूस करता है। क्यों? सरल शब्दों में समझो कि GLP-1 जब आपने खाना खाया, दावत में जाके बढ़िया चिकन खाया, चाउमीन खाया, पूड़ी पराठा खाया, मीठा खाया, ब्राउनी खाई, और खा करके बढ़िया कॉफी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, पेप्सी पी ली, डकार आ गई, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन हो गया कि भाई मेरा तो पेट पूरा भर गया। और कैसे हुआ? क्योंकि जब आपने ये सब किया तो आपकी बॉडी में GLP-1 नामक हार्मोन सीक्रेट हुआ, और GLP-1 जैसे ही सीक्रेट हुआ उसने ब्रेन को मैसेज दिया अब खाना बंद करो, पेट भर चुका है। और पैंक्रियास को कहा भाई इंसुलिन बनाना शुरू करो, क्योंकि इसका पेट भर चुका है, इसको शुगर बढ़ गई है, इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनाओ। अब हमने क्या किया कि हमने इसी हार्मोन की गोली को या इसी हार्मोन के इंजेक्शन को पहले ही लगा लिया। तो जैसे ही हमने पहले ही लगा लिया तो बिना खाना खाए ब्रेन को स्टिमुलस गया कि भाई पेट भर गया है और मत खाओ। इस पद्धति पे ये दवाएं चल रही हैं GLP-1 एगोनिस्ट की। अभी इनमें मेजर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। कुछ लोगों को थोड़ा GI सिम्टम्स आते हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, उल्टी, तो वो ग्रेजुअली लो डोज से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे डोज बिल्डअप कर ली जाती है। पर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ओबेस है, ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 40 पार कर चुका है और उसने सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीजें कोशिश कर ली है कि वो जिम भी गया, उसने एक्सरसाइज भी कर ली, उसने साइकिलिंग भी कर ली, उसने खाना भी कम कर दिया, उसने सब कर दिया, तो उसके पास एटलीस्ट अब एक विकल्प तो है कि वो अपने बढ़े हुए वजन को इन दवाओं के माध्यम से कम करने का प्रयास कर सकता है। इन दवाओं को लेने से पहले अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। ये वो डॉक्टर होते हैं जो हार्मोन में पढ़ाई करते हैं और जिनको संपूर्ण ज्ञान होता है इन दवाओं को कैसे, किस डोज में और कैसे मरीज को बताना है। आपका प्रश्न का आंसर हो गया? थैंक यू। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, CBC। किसपे? CBC। जब भी मरीज आता है तो हम कहते हैं CBC करा लो, ठीक, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है और क्यों कराते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो ये CBC की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? CBC। तो इसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, देखते हैं कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जो MCV है, MCH वैल्यूज होती है, TLC और DLC की वैल्यू होती है, प्लेटलेट की वैल्यू होती है। तो आज हम लोग एक एक करके समझेंगे कि CBC का रेलिवेंस क्या है। तो CBC में 3 बातें पता लगी। पहला RBC, रेड ब्लड काउंट। क्या चीज? रेड ब्लड काउंट, जो हमारी हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में बताता है। दूसरी चीज पता लगी WBC। क्या पता लगी? व्हाइट ब्लड काउंट। व्हाइट ब्लड काउंट हमारा TLC और DLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पे बताता है। तीसरी चीज होती है प्लेटलेट। क्या होती है? प्लेटलेट के बारे में हमको बताता है। तो पहली चीज अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो CBC की रिपोर्ट में सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन अगर पुरुष है तो 13 से 17 होना चाहिए। कितना? 13 से 17। अगर महिला है तो होना चाहिए 12 से 15। 12 से 15। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो उसको कहा जाएगा एनीमिया। क्या कहेंगे? खून की कमी को क्या कहेंगे? अगर खून ज्यादा है, अगर खून 17 से ज्यादा है, 17.5 से ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस रिपोर्ट करनी है, खून कम है तो भी, खून ज्यादा है तो भी। इसके बाद फिर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, वो MCV वैल्यू देखेंगे। हमेशा याद रखिए बहुत सारी चीजें होंगी CBC की रिपोर्ट में, हमको अपना ध्यान सिर्फ MCV की वैल्यू पे केंद्रित करना है। तो MCV की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 से 100 के बीच में। कितनी? 80 से 100। ये किस प्रजाति का है, किस टाइप का एनीमिया है, ये पता लगाने के लिए जरूरी होता है। तो अगर MCV की वैल्यू 80 से कम है तो उसको कहा जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्या कहा जाएगा? माइक्रोसिटिक। अगर 80 से ज्यादा है MCV की वैल्यू तो मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैक्रोसिटिक एनीमिया। और अगर 80 से 100 के बीच में है तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। सब ठीक हो गई, अब आप हट जाएगा तो उसको नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। आप समझ गए कि नहीं समझे? अब बारी आती है WBC। WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली 4 से 10 हजार होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 10 हजार। तो अगर 4 से 10 हजार से ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा?
ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब ब्लड में इंफेक्शन हो रहा है, टीएलसी बढ़ रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब बढ़ेगा? इंफेक्शन में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? इन्फ्लेमेशन में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ल्यूकीमियाज में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब स्टेरॉइड की दवा दी जाए मरीज को या फिर कोई एलर्जीज हो, उसमें टीएलसी बढ़ जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। इसका विपरीत, जब टीएलसी 4000 से कम हो जाए, 2000, 1500, 2.5 की अगर हमारे मरीज को पेरिफेरल एक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम सेंट्रल लाइन उसको सबक्लेवियन वेन से कैसे डालेंगे? तो वैसे ये बहुत इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी वार्ड में करना पड़ता है पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए, और कई बार बहुत सारा समय नहीं मिल पाता है कि हम बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, पर हम लोगों ने सेंट्रल लाइन किट खोली है, डबल। तो हम लोगों ने एक ड्रॉ शीट ले ली, ड्रॉ शीट में अपना जो एरिया है, रखिए खोल के, ड्रॉ शीट में जो हमारा एरिया है उसको हमने एक्सपोज कर लिया। पार्ट प्रिपरेशन पहले हो चुका है, और पार्ट प्रिपरेशन पहले हो चुका है। तो हमने ये देखा कि सेंट्रल लाइन डबल ल्यूमेन की है जो हमें डालनी है। ये हमारी निडल हो गई, ये इंट्रोड्यूसर निडल बोलते हैं इसको डायलेटर बोलते हैं। इसे डायलेट करके हम टनल या रास्ता बनाएंगे। ये हमारी गाइड वायर है जो हमारी वेसल तक जाएगी, और इस गाइड वायर के ऊपर हम ये सेंट्रल लाइन को चढ़ा देंगे। ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इसके 2 टांगे हैं, तो इसको डबल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन कहती है। डबल ल्यूमेन, 2 टांगे हैं, 3 वाली होती तो ट्रिपल ल्यूमेन कह देते, सिंगल होती है तो सिंगल ल्यूमेन कह देते। एक डायलिसिस की अलग आती है जो मोटी होती है। तो अभी हम लोग सब क्लेवियन वेसल को कैनुलेट करने वाले हैं। तो ये इसके कैनुलेशन के लिए, ये आपको दिखती नहीं है, क्लैविकल के नीचे होती है। तो सब क्लैविकुलर नॉच को पैल्पेट कर लेते हैं। पैल्पेट करके हम जो लैंडमार्क्स हैं उस पे जाते हैं। तो जैसे ही हम उस तरीके से जाते हैं तो हम लोगों को सबक्लेवियन वेन मिल जाती है, और ये सबक्लेवियन वेन कैनुलेट होते ही यहाँ से ब्लड आने लगता है। ब्लड फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। तो हम लोगों को फ्री फ्लोइंग ब्लड आने लगा, बहुत अच्छा फ्री फ्लोइंग ब्लड आने लगा। अब यहाँ से एक गाइड वायर लिया हम लोगों ने, और गाइड वायर को हम लोगों ने डाला। अब गाइड वायर क्या कर रहा है कि जिस रास्ते से निडल से ब्लड आ रहा है, उसी रास्ते में निडल के अंदर से ये रक्त कोशिका के अंदर गाइड वायर चला गया। तो अब एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया आपका। कहाँ तक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया? ब्लड वेसल के अंदर तक, है ना। तो एक रास्ता आपका इस्टेब्लिश हो गया। थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है ना। एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी जो इंट्रोड्यूसर निडल है उसको निकाल दिया। ये निकल के बाहर आ गई। गाइड वायर आपका कहाँ है? ये सबक्लेवियन वेन के अंदर है, ठीक है जी। अब आपको रास्ता बड़ा करने के लिए डाइलेटर चाहिए। क्या चाहिए? डाइलेटर। तो डाइलेटर को आपने जो गाइड वायर है इसके ऊपर चढ़ाया, और चढ़ा करके स्किन के अंदर से डायलेट करते हुए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए हम लोगों ने एक टनल बना ली, बरो बना ली। क्या बना लिया? स्किन, मसल, फेशिया को छेद करते हुए हमने यहाँ से रास्ता कायम कर लिया। अब इसी रास्ते पे हमने ये सेंट्रल लाइन अपनी ली, और इसको हमें जेंटली चढ़ा देना है। क्या कर देना है? जेंटली चढ़ा देना है। तो ये गए हम लोग, हमने ऐसे करके इसको निकाला। जब हमारा सेंट्रल लाइन यहाँ से निकल आई तो हमने इसको जेंटली पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश किया, और धीरे से हमने अपने गाइड वायर को निकाल लिया। गाइड वायर को निकाल लिया। देखिए इसमें चेक करेंगे कि फ्री फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो फ्री फ्लो चेक करने के लिए हमने ये खाली निडल ली और खाली ये सिरिंज ली। सिरिंज को लेके हमने चेक किया तो देखिए कितना अच्छा फ्री फ्लोइंग ब्लड आ रहा है। अब आपको सीरियस मरीज का इलाज करने के लिए एक सेंट्रल वेनस एक्सेस मिल गई, एक मोटी वेसल मिल गई। अब इसके मार्फत आप इसको ब्लड दें, सैंपल दें, कुछ भी दें,
तो आप अब खटाक से अपना काम आगे कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि लॉक एक चीज़ इसमें निकलती है, सेंट्रल लाइन में लॉक कैसे लगाते हैं। तो लॉक बटरफ्लाई लॉक होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें छेद होता है ना, ये लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमने लाइन के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, लाइन के ऊपर चढ़ा दिया और ये लॉक है। इसको जब हम उसके ऊपर कट से लगा देंगे तो क्या होगा कि ये आगे पीछे लाइन नहीं जाएगी। तो अब लाइन ना आगे ज़्यादा अंदर जाएगी और इसको सूचर लगा देंगे ना खींचेगी, है ना। आपका कोई फ्लूइड बना है, फ्लूइड दीजिए। अब फ्लूइड चला के हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइन का फ्लो कैसा है। तो ये हमने एक ट्राईवे लिया, ट्राईवे में हम लोगों ने फ्लूइड लगाया, थोड़ा सा चलाइए, बंद कीजिए। अब हमने इससे जो हमने सिरिंज से इसका फ्लो चेक किया था वहाँ पे हमने ट्राईवे इंसर्ट कर दिया और ट्राईवे इंसर्ट करके एक बार हमने कहा बॉटल फुल पे चलाइए, देखिए गिर रही है ना। इसको फ्लश करना पड़ता है, कई बार फ्लश करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसको ये किया, बहुत बड़ा हो गया। ये फ्लश करेंगे हम लोग। देखिए चला है ना। और देखिए फ्लूइड दिखाइए, फ्लूइड की बोतल दिखाइए किस स्पीड से चल रहा है। तो देखिए इस स्पीड से हम अपने शॉक वाले मरीज को, कितना भी सिक मरीज है तो उसको हम मिनटों में लीटरों फ्लूइड दे सकते हैं, तड़ातड़, ठीक है। तो ये शॉक से मरीज को निकाला जा सकता है। अब इसको आप में से कोई सूचर कर देगा जिससे कि जो है ये ठीक हो जाएगा। ठीक, सूचर लाओ, मैं कर दूँगी, 1 मिनट लगेगा। ग्लव